तो हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल ए टू जेड एजुकेशन अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका सीटेट जुलाई 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके लिए हम लोग ने आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ चलाई है, जिसमें अभी तक हम लोग ने आपका CDP यानी बाल विकास के यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी EVS के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी भाई लोग मेरे चैनल पर नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसी बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपका सबसे पहले पूछा जा रहा है कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। ठीक है, हमारे बड़े ये कहते थे कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं से सूखने की संभावित सही कारणों को चुनिए। ठीक है, तो अगर अब इसके आंसर की बात कर लेते हैं तो थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं इसको हम। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो अभी हमारे पुराने कुएँ हैं, जो कि 25-30 साल पहले जो कि कुआँ काफ़ी पानी हुआ करता था, जो कि सूख गए थे, और परंतु अब ये पूरी तरह से सूखे हैं। इन कुओं में सूखने की कुछ निम्न वजहें हैं, उन वजहों को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि झीलों, तालाबों और पोखरों में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, अब नहीं रहे, जो कि और पेड़ों, कुओं के आसपास और पार्क में ज़मीन को सीमेंट से पक्का कर दिया गया है, जिससे बारिश का पानी यहाँ कुओं तक नहीं पहुँच पा रहा है। और तीसरा पॉइंट अगर हम आपका देखें तो यहाँ पे कई जगह मोटर लगाकर सिंचाई तथा अन्य घरेलू कार्यों के लिए यहाँ पे ज़मीन का पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण कुएं सूख गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात कर ले तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, क्यों पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात कर लें तो पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों के विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप से देखते हैं, भागों में नहीं। ठीक है, वह इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कि यहाँ पे इस आयु के वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र के रूप में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तो रेत के पहाड़ जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, अबू धाबी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अबू धाबी में। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात कर लें इसकी, तो अबू धाबी शहर से थोड़ी दूर जाने पर चारों ओर दूर दूर तक आपको रेत और दिखाई देगी, और अबू धाबी में ना हरियाली और ना ही कोई पेड़ पौधे हैं। अबू धाबी में केवल खजूर और पेड़ के पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में आपका थीम को क्यों प्रस्तावित किया गया है। तो अगर इसके आंसर की बात कर ले तो बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अतः संबंधित समझ के विकास के लिए पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर यहाँ पे थीम को प्रस्तावित किया गया है। इस पाठ्यक्रम के प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे, जिससे बच्चे अपने विचार को सोच समझ कर बनाएं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए और अतः संबंधित समझ के विकास के लिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों से में से एक नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात कर ले तो वर्तमान में जो आपका पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को 6 मुख्य थीमों में बांटा गया है, वो आपका है परिवार और मित्र, पानी, यात्रा, भोजन, आवास और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, जो नहीं होगा वो आपका होगा यहाँ पे काम और खेल, जो कि आपका इन मुख्य थीमों में नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे NCF 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाने की बात है। इसके लिए NCERT द्वारा अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका EVS स्किल थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन इजीली ग्रेड्स, ठीक है, प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे क्रियाकलाप दिए हैं जिनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 से 2 में समेकित करने के लिए सहायता मिलेगी। ठीक है, आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसमें आप देख सकते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन और भाषा में गणित के माध्यम से होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पे
कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ कि पर्यावरण अध्ययन में आपका ज्ञान की रचना में कौन सी चीज़ यहाँ पे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो अगर हम आंसर की बात कर लें तो यहाँ पे आंसर आपका ये कहता है कि पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बच्चों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियात्मक रूप से शामिल होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की चार दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। पाठ्य पुस्तक में दिए गए क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता विकसित करने के लिए बाहरी परिवेश, बाग बगीचे, तालाब और किनारे भ्रमण आदि के अनुभवों से जोड़ने की जरूरत है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी, डी, ए और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पे कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने से की सबसे प्रभावशाली युक्ति डैश है। क्या पूछा जा रहा है कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन है उसमें बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी होती है। तो अगर हम बात करें तो पर्यावरण अध्ययन में जो बच्चों को जोड़ने के लिए सबसे प्रभावशाली युक्ति किससे कहानियाँ हैं। ठीक है, बच्चों में कुछ बातों की प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानियों के पात्रों से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किस्से और कहानियाँ यानी नैरेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिले, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक ऐसा अध्ययन है जो कि पर्यावरण अध्ययन में सच नहीं है संबंधित। ठीक है, तो इसके आंसर की बात कर लें यहाँ पे तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है जिससे बच्चों को स्वयं खोज कर पता करने के अवसर मिले हैं, वह रटने की मजबूरी से बचे। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को मौका दिए जाए कि वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुक बने, करके देखें और सीखें, प्रश्न करें और प्रयोग करें। पर्यावरण अध्ययन की प्राकृतिक एकीकृत है। तो अगर ऑप्शन की बात कर ले तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करने का उद्देश्य है। तो क्या पूछा जा रहा है कि एक जो शिक्षक है वो क्रियाकलाप कराने के बाद यहाँ पे प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है कि वो ये चीज़ क्यों करता है। तो अगर इसके आंसर की बात कर लें तो आंसर आपका साफ साफ ये बता रहा है कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने के लिए अवसर देना है। ठीक है, इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए बच्चों को अपने परिवेश में खोजने का अवसर तथा पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। इसके अलावा बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए, बी, सी, ए और बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों। ठीक है, तो पूछा जा रहा है यहाँ पे क्यों। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं अन्य पुस्तकें इत्यादि की मदद से लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इससे पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास होता है तथा बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही उनका योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षक को भी बच्चों के परिवारों, पृष्ठभूमि के बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो आंसर की बात कर ले तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ए और बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतन नहीं होना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए याद करना संकेतन नहीं होना चाहिए। तो क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कि रिमेंबरिंग यानी याद करना, पर्यावरण अध्ययन के आकलन के लिए याद करना संकेतन नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्वयं आकलन है। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। यहाँ स्वयं आकलन का अर्थ है कि सीखने का समान आकलन। सीखने के समान आकलन केवल तब शुरू होता है जब विद्यार्थी शिक्षण के उद्देश्यों तथा निष्पादन के नियमों से अवगत हो जाता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में उद्देश्य के निर्धारण, अपनी प्रगति की जांच तथा परिणामों का पुनर्विचार की प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, सीखने के लिए समान आकलन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि खाना किस प्रकार का सबसे खराब होता है। ठीक है, खाना किस प्रकार का सबसे खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। ठीक है, शिक्षक बच्चों के लिए समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है। ठीक है, तो इसके आंसर की अगर हम बात कर लें, यदि कोई शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर प्रयोग करना चाहता है तथा वह बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उद्देश्य प्राप्ति के लिए समूह व्यवहार महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, साथ ही निम्न व्यवहारों को भी समर्थ देता है। तो इसके आंसर की बात कर ले तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए बी ओनली, यहाँ पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक की भाषाओं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें यहाँ पे, तो पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। तो इसके आंसर की बात कर ले तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर होगा कि अवलोकन और अभिलेखन, यानी ए बी सी ए। ठीक है, और उसके बाद सी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बी और सी, ए और बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें कि रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम रेटिंग स्केल की बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा कि ऑब्जर्वेशन, यानी अवलोकन का यहाँ पे स्किल का प्रयोग किया जाता है यहाँ आपका रेटिंग स्किल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो नीचे के कथनों पर अगर हम विचार करें तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि केवल ए। ठीक है, और ऑप्शन देखें अगर हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, तो एक फसल प्राप्त कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया है कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। ये घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। ये पर्यावरणीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रकार का भाग होता है। तो अगर इसके ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पे आपका ये जम्मू कश्मीर के भाग का ये माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के भाग में ये प्रदेश का भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। तो क्या पूछा जा रहा है कि आमतौर पर जो जानवर रात में जागते हैं और वो हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, तो वो रंग पूछा गया है। तो आमतौर पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको वो रंग आपको ब्लैक एंड वाइट दिखेगा कि अगर रात में कोई भी देखता है तो वो उसको ब्लैक एंड वाइट ही दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों का चुनाव करिए। ठीक है, तो केंचुओं को किस प्रकार से यहाँ पे उसका किसानों का दोस्त माना जाता है। तो इसका आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। और थोड़ा इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है क्योंकि ये ज़मीन में छेद करके मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। मिट्टी को उलटने पलटने और पोल करके से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केंचुए मृत पत्तियों को और पौधों को खाते हैं और तथा इनके गल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। ठीक है, तो ये आपका इसलिए बताया गया है कि यहाँ पे किसान और यहाँ पे कछुए की इतना अच्छा रिश्ता क्यों बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे यानी ब्रांज की चीज़ें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। तो सबसे सही कथन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही कथन होगा क्योंकि ये तांबे, कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। ठीक है, ये आपका सबसे सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की प्रिय भोजन है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा केरल। केरल का यह बहुत ही प्रिय भोजन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से त्योहारों का उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। ठीक है, ये 3 ऐसे त्यौहार हैं जो कि पूर्णिमा में मनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है।
तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटका, केरल और गुजरात। ये 3 ऐसे यहाँ पे समुद्र तट है जो कि अरब सागर पर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो क्या पूछा जा रहा है, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कि उड़ीसा के उत्तर में यहाँ पे आपका झारखंड स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में क्या पेट्रोलियम से प्राप्त होता है। तो पेट्रोलियम सबको पता है कि यहाँ पे आपको पेट्रोलियम से, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा कि ये पेट्रोलियम से आपका कोयला प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई लड़का माड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पे माड़गांव से चली और अगले दिन 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर थी तो रेलगाड़ी को औसत चाल क्या थी। क्या पूछा जा रहा है कि औसत उसकी स्पीड क्या थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सॉल्व करने का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सॉल्व भी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। तो सॉल्व यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कुल लगा समय की बात कर ले तो यहाँ पे 21 घंटा 30 मिनट लगा। ठीक है, और यहाँ पे टोटल दूरी की बात करें तो यहाँ पे 1140 यहाँ पे दूरी टोटल थी किलोमीटर, और इसको अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे टोटल घंटों से तो 21.30 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर आएगा 53.52 पर किलोमीटर। यहाँ पे आपका ये औसत 40 की स्पीड थी पर किलोमीटर आवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा 53 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड से यहाँ पे चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो उस जंगल के लोगों आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यानी यूनिट अथवा इकाई में जिसे टीन कहते हैं आवंटित की जाती है। टीन क्या है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, ठीक यहाँ पे टीन क्या है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है उसे यहाँ पे टीन कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, जो आपका आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है यहाँ पे कि आप एक्स पर स्थित हैं और आपको विद्यालय वाई पर स्थित है। ठीक है, आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधा रास्ता या सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो कि एक्स से ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए से ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, और अतः अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं तो जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या होगी। क्या पूछा जा रहा है कि यह विद्यालय के संक्षेप में आपकी घर की सही दिशा क्या होगी, ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक दक्षिण, उसके बाद ठीक पूरब, और यहाँ पे साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब, और लास्ट में आपका ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर मैंने दोस्तों, आप इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बाकी सब्जेक्ट में आपको वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसके और सीरीज़ की और वीडियोज़ आती हैं तो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय